वंदे मातरम बच्चों। गुड मॉर्निंग। सर्दी बहुत है, क्लास में स्ट्रेंथ भी आपकी बहुत कम आ रही है। जैसे कि क्लास में आप पढ़ चुके हो, अध्यारोपण का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, हाइगेन्स का प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आप पढ़ चुके हो। उसके आगे का जो टॉपिक है वो यंग का द्विजिरी प्रयोग है। तो द्विजिरी प्रयोग का सेटअप, आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लीजिए, यंग साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो व्यतिकरण है। परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा और ठीक से पढ़िएगा। तो यंग साहब का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये लाइट सोर्स है। यहाँ पर आप कोई लेजर लाइट भी ले सकते हैं, जैसे कि मार्केट में हम लोगों की रेड कलर की लेजर लाइट मिलती है, लेजर लाइट ले सकते हो। यहाँ पर एक स्लिट है, ये जो स्लिट छिद्र है ये द्विझिर्री, ये जो झिर्री है सिंगल झिर्री, झिर्री मतलब होता है छिद्र। तो इस छिद्र की जो डायमेंशन है वो लेंथ तो आप देख ही रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो चौड़ाई है स्लिट की उसको, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्लिट की चौड़ाई लगभग एक बाल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा छिद्र नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइट सोर्स के साथ, दृश्य प्रकाश के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये दृश्य प्रकाश मतलब जो 7 कलर्स है हमारी लाइट के, साधारण प्रकाश के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर रेड कलर की बीम ले सकते हैं, लेजर लाइट, उसमें सिर्फ रेड कलर ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्लिट ली गई है जिसमें इसकी लेंथ पे कोई खास ध्यान ना देकर आप इसकी चौड़ाई पर, ब्रेथ पे ध्यान देंगे, जो कि एक बाल के बराबर थिकनेस के, बाल की थिकनेस के बराबर ही चौड़ा है केवल, ठीक है। तो ये आपकी सिंगल स्लिट हो गई। ये हिंदी में इसको कहेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यंग का द्विझिर्री प्रयोग, ठीक है। झिर्री मतलब छिद्र, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। अब यहां से पहले आप पढ़ चुके हो कि लाइट जो है वो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, पहले आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है, बुक्स में। यंग साहब ने जब ये सिंगल स्लिट के थ्रू प्रकाश गुजारा और इसके बाद चूंकि ये प्रकाश इस छिद्र में से होकर निकलेगा, गुजरेगा, इसके बाद उन्होंने उस प्रकाश के रास्ते में डबल स्लिट्स वाला एक अवरोध रख दिया, जिसमें इस झिर्री के ठीक सामने उन्होंने डबल स्लिट यानी कि 2 छेदों वाला एक अवरोध, एक ऑब्स्टिकल, जो इसके चारों तरफ के प्रकाश को फैलने से रोक रहा है, सिर्फ किसमें से प्रकाश होकर जाने देगा, इन 2 छिद्रों में से। बाकी यहाँ पर ये पूरा जो लगा हुआ है ये अपारदर्शी है, ये अपारदर्शी है प्रकाश के लिए। सिर्फ इन 2 छिद्रों में से प्रकाश को निकलने दिया जाता है। इन 2 छिद्रों का भी डायमेंशन इसके बराबर है, इस छिद्र के बराबर है। लेंथ पे आप नहीं जाएंगे, सिर्फ ब्रेथ पे यानी कि लंबाई पे नहीं जाएंगे, सिर्फ चौड़ाई पर जाएंगे, और इसकी चौड़ाई है छेदों की, ये बाल के लगभग बराबर है, बाल की थिकनेस के बराबर है, मोटाई के बराबर है। तो अगर हम ये कहें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और सीधा चलता है, तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न आप देख रहे हो, इंटरफेरेंस पैटर्न पर हम शब्द पे बाद में जाएंगे। यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे पर जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो छोटे क्लासेस में, इस पर्दे पर 2 छिद्रों से प्रकाश होता हुआ सिर्फ हमें यहाँ पर इस पर्दे पर 2 ही छिद्र मिलने चाहिए थे। जैसे कि हम 2 बड़े छेद अगर कर दें, 2 बड़े छिद्र कर दिए जाएं आकार में, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 स्लिट्स के आकार के ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, यानी कि जहां पर लाइट होगी बिल्कुल, तो ही छिद्र मतलब पर्दे पर आपको दिखाई देंगे। परंतु इस एक्सपेरिमेंट में और इस सेटअप में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट गुजरने के बाद इस सोर्स से लाइट इस स्लिट में गई, स्लिट में चारों तरफ फैलने वाली लाइट को रोका गया है, आगे सिर्फ अलाउ किया गया है इन्हीं 2 छिद्रों में से लाइट बीम निकले।
तो इन दो छिद्रों में से, और इनके बीच में नजदीकी दूरी भी बहुत कम है। इन दो छिद्रों के बीच की जो दूरी है वो भी लगभग आपके एक बाल की मोटाई के बराबर है। ठीक है, इसमें से जब ये लाइट बीम गुजरेगी तो यहाँ पर्दे पर बहुत सारे लाइट, ब्राइट और डार्क बैंड्स मिले हैं। डार्क बैंड्स या जिसको कहेंगे दीप्त अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज का अर्थ ये है कि यहाँ पर प्रकाश नहीं है। आप एरो जहां पर जा रहा है, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक है, ब्लैक का अर्थ ये दिया गया है इस चित्र में। ब्लैक का अर्थ ये है कि यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये पट्टी ब्लैक कलर की है जिसको अदीप्त फ्रिंज नाम दिया गया है, यानी कि यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा। यहाँ पर भी प्रकाश नहीं पहुंचा। ये जितने भी डार्क कलर की पट्टियां दिख रही हैं, इसका अर्थ ये है यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा। यहाँ इस मतलब अर्थ ये है कि यहाँ प्रकाश नहीं है, तो इसका अर्थ ये है अदीप्त, जो दीप्तमान नहीं है, अदीप्त हो गया, यानी कि प्रकाश नहीं पहुंचा इन जगहों पर, इन स्थानों पर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्हाइट बैंड्स दिख रहे हैं आपको। व्हाइट बैंड्स का अर्थ है कि यहाँ प्रकाश पहुंचा है, परंतु पहुंचना तो सिर्फ यहाँ पर दो ही छिद्र थे। पहुंचना पर्दे पर हमको सिर्फ दो ही छिद्र मिलने चाहिए थे हमें, लेकिन मिले यहाँ पर बहुत सारे। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 दिखाए गए हैं, लेकिन इनका सिलसिला देखिए, बीच का जो बैंड है वो मोर ब्राइट है, यानी कि वो वाइटेस्ट बैंड है। इसके बाद इसकी वाइटनेस कम दिख रही है चित्र में, इसकी वाइटनेस भी कम दिख रही है और लगातार उत्तरोत्तर घटती जा रही है। तो ऐसा यहाँ पर भी ब्राइट बैंड होगा। व्हाइट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चित्र ब्लैक एंड व्हाइट है, वरना जहां पर प्रकाश पहुंचा है उसको हिंदी में दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। जो पट्टी आपको मिल रही है इसको दीप्त फ्रिंज बोलेंगे जहां प्रकाश पहुंचा है। जहां प्रकाश नहीं पहुंचा है उसको अदीप्त फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, शब्दावली आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दावली आपको याद रखनी पड़ेगी, और हमारी क्लास के जो बच्चे हैं वो स्पेशली उनका जो शब्दकोश है वो बहुत वीक है। तो आप फिर से एक बार मैं बता दे रही हूं आपको, जहां प्रकाश नहीं पहुंचा है उस पट्टी को अदीप्त फ्रिंज कहेंगे, यानी कि डार्क बैंड। और जहां प्रकाश पहुंचा है इस पट्टी को आप दीप्त फ्रिंज कहेंगे, यानी ब्राइट बैंड कहेंगे। ठीक है, तो और बैंड की जगह आप फ्रिंज शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये उत्तरोत्तर यानी कि लगातार बीच का जो बैंड है ये ब्राइटेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाशित है, सबसे ज्यादा चमक है इसके पास। और जैसे जैसे आप बीच से थोड़ा सा इधर साइड में जाते जाओगे उत्तरोत्तर ये चमक घटती जाएगी और फ्रिंजेस की जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी। तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में मूल मुद्दा आपको ये समझना है कि यहाँ मिलने तो सिर्फ दो ही ब्राइट बैंड चाहिए थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही छिद्र है, लेकिन यहाँ पर ये जो पैटर्न मिला है बहुत सारे डार्क और ब्राइट बैंड्स का, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का, ऐसा क्यों हुआ? तो जिस घटना के कारण ऐसा हुआ है उस घटना को इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहा गया है। जिस घटना के कारण ये इतने सारे ब्राइट और डार्क बैंड्स इस पर्दे पर मिल रहे हैं उस घटना का नाम व्यतिकरण है। और ये जो व्यतिकरण का कारण है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी कि आपका तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, अब ये तो आपने पूरा व्यू देखा, इस चित्र में आपको पूरा व्यू दिख रहा है। अब साइड व्यू अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर कहीं सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का स्रोत है, आप कहीं यहाँ पर टॉर्च वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर ये इस जगह पर आप सोर्स ऑफ लाइट बना सकते हैं। ठीक है, टॉर्च की रोशनी यहाँ से जा रही है या लेजर लाइट की रोशनी यहाँ से जा रही है। स्पेशली लेजर लाइट यूज करेंगे क्योंकि इससे पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। ये सिंगल स्लिट है, यहाँ से प्रकाश को अलाउ किया गया है जाने के लिए। इस प्रकाश के सामने यहाँ दो स्रोत रख दिए गए हैं।
यहाँ 2 सोर्सेज रख दिए गए हैं। ये इन सोर्सेस का नाम दिया गया है S1 और इस सोर्स को नाम दिया गया S2। जो ही इन छोटे छोटे छिद्रों में यहां से मेन सोर्स से आने वाला प्रकाश जो ही इन छोटे छिद्रों में पड़ता है, त्यों ही ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ये भी एक प्रकाश स्रोत का काम करने लगते हैं। और यहां से ये जो छिद्र है ये स्वयं में एक प्रकाश स्रोत का काम करने लगता है। S1 और S2 इसको नाम ही इसलिए दिया गया है, सोर्स S1 और सोर्स S2। तो ये दोनों ही छिद्र अपने आप में स्वयं में एक प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं, यानी कि यहां से प्रकाश तरंगों के रूप में आगे संचरित होता है। मतलब ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्लू कलर्स के सर्कल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन ब्लू कलर के सर्कल्स को जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स में हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ते हैं, इन ब्लू कलर्स के सर्कल्स को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका क्रेस्ट है जिसको हिंदी में हम लोग श्रृंग बोलते हैं और इसको गर्त बोलते हैं, यानी कि ट्रफ। श्रृंग अथवा गर्त जहां पर होगा वहां पर ये मान लिया जा रहा है कि श्रृंग को यहां पर ब्लू लाइन से डिनोट किया गया है, ठीक है। और गर्त जहां पर ब्लू लाइन नहीं है, सपोज कर लेते हैं जहां जहां श्रृंग है वहां वहां इस तरह से चित्र में देखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, इस जगह पर श्रृंग है। इसी तरह से यहां पर भी मान लेते हैं ये आपका श्रृंग गर्त। श्रृंग जहां जहां लाइन चल रही है या ये प्लस पॉइंट जा रहा है वहां पर ध्यान दीजिएगा। श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। इस तरह से आप देखेंगे जहां जहां ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहां पर ये आपका श्रृंग है, ये गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त। गड़बड़ हो गया। इस चित्र में अगर आप देखेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न समझेंगे कि क्यों पर्दे पर बहुत सारे ब्राइट बैंड्स, दीप्त फ्रिंजेस प्राप्त होते हैं, तो उसको समझेंगे इस चित्र के द्वारा। आप वेव्स पढ़ ही चुके हैं। जब विस्थापन अपर डायरेक्शन में होता है तो उसको श्रृंग कहते हैं और लोअर डायरेक्शन में होता है उसको गर्त कहते हैं। इस चित्र में श्रृंग और गर्त की को इस तरीके से समझिए, जहां पर ब्लू लाइन दिख रही है ये इस तरह से, उसको आप श्रृंग समझिएगा। हमें चूंकि ये समझना है कि व्यतिकरण किस प्रकार से होता है, तो उसे समझने के लिए इस चित्र को समझना आवश्यक है। तो ये जो ब्लू लाइन है इसमें आप देखेंगे कि ब्लू लाइन को आप समझ लेंगे ये श्रृंग है, और जहां पर दो ब्लू लाइंस के बीच की जो स्थिति है वो गर्त, ठीक है, यानी कि क्रेस्ट है। इंग्लिश में श्रृंग को क्रेस्ट बोलते हैं और गर्त को ट्रफ बोलते हैं। तो जहां पर ये ब्लू लाइन दिख रही है वो क्रेस्ट है, और जहां पर दो ब्लू लाइनों के बीच की जो स्थिति है वहां पर गर्त है, यानी कि ट्रफ है। ठीक है, यहां पर कोशिश की गई है, जहां ब्लू लाइन है वहां श्रृंग दिखा रहे हैं, दो ब्लू लाइंस के बीच को गर्त है, ठीक है, बीच की जो जगह है उसमें गर्त है। तो यहां पर आप देखिएगा यदि यहां इस सोर्स से निकलने वाला वेव्स श्रृंग क्रिएट कर रही है इस जगह पर,
यदि और यहाँ पर इस सोर्स से निकलने वाली वेव्स भी श्रृंग बना रही हैं, तो जिन जगहों पर श्रृंग, ये इस पॉइंट पर श्रृंग श्रृंग कट कर रहे हैं, दोनों तरंगों के, दोनों सोर्सेस से निकलने वाली तरंगों के बीच में अध्यारोपण हो रहा है। अध्यारोपण के दौरान यदि जिन स्थानों पर दो श्रृंग मिल रहे हैं, जिन स्थानों पर दो श्रृंग मिल रहे हैं, वहां पर क्या मिला? मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा मतलब दीप्त फ्रिंज, ब्राइट बैंड। ठीक है, इसी प्रकार से जिन दो स्थानों पर आप देखेंगे, यहां पर भी इस जगह पर दो गर्त मिल रहे हैं, व्हाइट प्लेस है, यहाँ पर देखिए व्हाइट प्लेस है, व्हाइट प्लेस जहां जहां पर है वहां पर दो गर्त मिल रहे हैं, आपस में दो तरंगों के गर्त मिल रहे हैं। तो जहां जहां पर दो श्रृंग, दोनों सोर्सेस से निकलने वाली तरंगों के श्रृंग और गर्त मिल रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन जहां पर एक श्रृंग और एक गर्त मिल रहा है, वहां पर मिनिमम यानी कि अदीप्त फ्रिंज मिल रही है। यहाँ इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक श्रृंग है और एक गर्त है, फिर एक श्रृंग है, एक गर्त है। श्रृंग और गर्त की आपस में जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, सुपरपोजिशन हो रहा है, उनकी सीध में आपको पर्दे पर क्या मिल रहा है? मिनिमा, यानी कि अदीप्त फ्रिंज। इसको और भी सरल तरीके से इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसा कि सुपरपोजिशन पढ़ते समय आपने समझा था। यहाँ पर कोई कण है और कोई वेव आई जिसने इसको इसकी माध्य स्थिति से यहाँ ऊपर कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या बना? श्रृंग बना, यानी कि क्रेस्ट। ठीक है, और ठीक उसी समय पर दूसरी वेव आई है, जो एक वेव, फर्स्ट वेव तो इसको ऊपर ले जा रही है और सेकेंड वेव इसको ठीक उतना ही नीचे ले जा रही है। तो एक ऊर्जा से ऊपर खींच रही है और दूसरी ऊर्जा से नीचे खींच रही है, दोनों मिलाकर उल्टी दिशा में कर रहे हैं, यानी कि ये कण कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि तीव्रता, तरंग की जो तीव्रता है वो शून्य। तो जिन स्थानों पर एक श्रृंग और एक गर्त, एक तरंग द्वारा श्रृंग बन रहा है और दूसरी तरंग द्वारा गर्त बन रहा है, वहां पर जो प्रकाश है उसकी तीव्रता शून्य प्राप्त हो रही है। जैसा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत में आपने पढ़ा था, एक तरंग आपको y1 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रही है, दूसरी तरंग आपको y2 डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में दे रही है, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y1 माइनस y2। और यदि y1 और y2 दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो y1 माइनस y2, यदि y2 y1 के बराबर हो गया है तो इसकी वैल्यू आएगी शून्य, यानी कि यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी शून्य। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब सोर्स S1 और सोर्स S2 से निकलने वाली तरंगों के बीच में अध्यारोपण होता है, और यदि एक तरंग का क्रेस्ट यानी कि श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग पे सुपर इम्पोज होता है, एक तरंग का गर्त और दूसरी तरंग का भी गर्त एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होता है, तो उन स्थानों पर आपको मैक्सिमा मिलता है, यानी कि मैक्सिमा जहां पर है वहां उसका अर्थ है ब्राइट बैंड, यानी कि दीप्त फ्रिंज, ब्राइट बैंड यानी कि दीप्त फ्रिंज। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमा है तो यहाँ पर आपको पर्दे पर प्राप्त होगी दीप्त फ्रिंज या दीप्त बैंड। ठीक है, और जिन स्थानों पर एक गर्त और दूसरा श्रृंग ओवरलैप हो रहा है, एक सोर्स द्वारा निकलने वाला गर्त और दूसरी सोर्स द्वारा निकलने वाला श्रृंग ओवरलैप हो रहा है, तो वहां पर ये पोजीशन मिलती है, यानी कि तीव्रता टोटल जो टोटल इंटेंसिटी है, जो कुल तीव्रता है उस स्थान पर मिनिमम हो जाती है, इसलिए यहां पर जो प्राप्त होगा वो अदीप्त बैंड या फ्रिंज। ये था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
जो बीच का मैक्सिमा होता है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, बाकी इधर के और ऊपर और नीचे के जो मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिल रहे हैं उनकी जो तीव्रता है अर्थात चमक है वो उत्तरोत्तर लगातार घटती जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये सारे शब्दों का खेल है, इस पे आप मत जाइएगा। दीप्त फ्रिंज और मैक्सिमा यानी कि उच्चिष्ट एक ही बात है, ठीक है। और अदीप्त फ्रिंज और निम्निष्ट एक ही बात है, ठीक है। बस ये ग्राफ में प्रयोग किए जाते हैं दोनों शब्द दीप्त फ्रिंजेस के लिए, और यहाँ ठीक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट अधिकतर ग्राफ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में दीप्त फ्रिंज को मैक्सिमा, उच्चिष्ट को मैक्सिमा और निम्निष्ट को मिनिमा कहा गया है। दीप्त फ्रिंज को ब्राइट बैंड कहा गया और अदीप्त फ्रिंज को डार्क बैंड कहा गया है। तो आज आपने पढ़ा कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था। पर्दे पर दो स्लिट या दो प्रकाश बिंदु मिलने के स्थान पर बहुत सारे प्रकाश बिंदु मिले, या जिसको कहेंगे कि ब्राइट बैंड और डार्क बैंड का पैटर्न मिला आपको, ठीक है। और कैसे मिला और क्यों मिलता है ये आपने इस चित्र द्वारा समझा कि क्या होता है कि इतने सारे डार्क बैंड और ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मिलते हैं पर्दे पर, तो किस तरह से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं ये आपने देखा कि एक सोर्स था जिसमें जिसको केवल दो ही छिद्रों से प्रकाश स्रोत था जिसको केवल दो ही छिद्रों के थ्रू अलाउ किया गया कि वो पास हो, ठीक है। तो हाइगेंस के प्रिंसिपल के अनुसार, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार ये दोनों ही प्रकाश स्रोत S1 और S2 दोनों तरंग स्रोत की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी कि ये द्वितीय तरंगिकाओं के सोर्स हैं। ये मेन सोर्स है, प्राथमिक सोर्स, और ये द्वितीय तरंगिकाओं का सोर्स है, ठीक है, जहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। और द्वितीय तरंगिकाएं हैं क्योंकि ये तरंग है तो वहां पर क्रेस्ट और ट्रफ भी बनेंगे, ठीक है, यानी कि श्रृंग और गर्त भी बनेंगे। तो इस सोर्स S1 और S2 से निकलने वाले, जिन स्थानों पर सोर्स S1 और S2 से निकलने वाले श्रृंग सुपर इम्पोज होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, अथवा S1 और S2 से निकलने वाले गर्त अध्यारोपित होते हैं, यानी कि ट्रफ अध्यारोपित होते हैं, उन स्थानों पर मैक्सिमा बनता है यानी कि दीप्त फ्रिंज बनती है। और जिन स्थानों पर एक स्रोत से निकलने वाला गर्त और दूसरे स्रोत से निकलने वाला श्रृंग आरोपित होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, उन स्थानों पर मिनिमम अर्थात निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, फिर मिलेंगे। और अब मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे आप इंटरफेरेंस पैटर्न की अर्थात व्यतिकरण की।